तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सब गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने प्रतियोगिता से स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके जीके से रिलेटेड इस वाले सेशन में आपको कराया जाएगा। तो गाइस, ये आपके जो भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, डीएसएसबी कर रहे हो, या फिर रेलवे कर रहे हो, या फिर अभी हम सभी जानते हैं बिहार एसएससी के भी एग्जाम आने हैं, तो ये जीके सीरीज आपको हर एक एग्जाम में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या और चीजें ऐड करनी है इस सीरीज के अंदर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू सीरीज रहेगा जो कि मिक्स रहेगा, जिसके अंदर आपका एसएससी के भी क्वेश्चन होंगे, डीएसएसबी के भी होंगे, रेलवे के भी होंगे और बिहार एसएससी के तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपके सेशन आपने देखा भी होगा, 9 से जो हमारे 9 प्रतिभा सीरीज के क्वेश्चन है, हम किस तरह से इस सीरीज को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रतिभा सीरीज का पार्ट थर्ड है, 10,000 एमसीक्यू सीरीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखा है, विच अमेंडमेंट एडेड द न्यू आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट सीक्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। भारतीय संविधान में न्याय अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है, इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो गाइस काफी इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गाइस ये डीएसएसपी का जो अभी डांस ग्रेड 2 का पेपर हुआ था 802/23, उसका क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर तो ठीक है, बट इससे रिलेटेड आपको 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, क्या था, कब आया था और किस लिए था, इन सब के बारे में आपको बताना था कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोगों ने कर दिया होगा। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को ऐड किया गया था फॉर 6 to 14 ईयर बच्चों के लिए, ये आपका कौन सा अमेंडमेंट था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। किसके अंदर जोड़ा गया था? ये आपका आर्टिकल 21(1) में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन पे भी जाओ। पहला तो आपको 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिखता है, तो गाइस अब हर एक अमेंडमेंट को आपका पता होना चाहिए। तो पहला देख लो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कब हुआ था? 1976। इसका ईयर पूछ लिया जाता है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाते हैं। क्यों? इसके अंदर गाइस काफी काफी चीजें ऐड हुई थी। सबसे पहले तो आपको याद रखना, जो जो मेन है मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं उस बेसिस पे करा रहा हूँ। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट है, उस समय पीएम कौन था? अब क्या बताओगे? इंदिरा गांधी के टाइम पे इसको ऐड किया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे इसे ऐड किया गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी पूछा गया है जिस समय इमरजेंसी लगी थी, ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसी के अंदर आपका 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर। वर्ड को ऐड किया गया था किसमें? प्रियम्बल में। कौन कौन से वर्ड थे? ये आपका काफी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको 3 वर्ड कौन कौन से याद रखने हैं? पहले तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और तीसरा आपको इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, और आपको एक और वर्ड याद, एक चीज और याद रखना है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो आर्टिकल आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 51 में ए से स्टार्ट होता है और पार्ट 4A में जोड़ा गया था। पार्ट 4A में जोड़ा गया था। ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे रखा है, तो ये किसके बारे में है? तो आप क्या बताओगे? जो 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपका जो पंजाब के अंदर इमरजेंसी लगी थी ड्यूरिंग, कब? 1990 के आसपास। इसमें जो प्रेसिडेंट रूल है, 1 मिनट कलर नहीं दिख रहा हुआ, जो प्रेसिडेंट रूल था उस समय, कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल के लिए?
आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। प्रेसिडेंट रूल का जो आर्टिकल है वो 356 है, जिसके अंदर ना आपका जो पंजाब के अंदर इसमें हम सभी जानते हैं इमरजेंसी जो 6 मंथ के लिए लगाई जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो गाइस ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो पंजाब स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल कर रहे थे वो 3 ईयर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया था। 3 एंड 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ध्यान रखना कभी कभार यही पूछ लेगा। 86 तो ही गया जिसमें हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक बचा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये क्या था, इसके अंदर आपका पंचायती राज ऐड कर दी गई थी। इसमें पंचायती राज सिस्टम, ये नहीं दिख रहा होगा आपको आई थिंक, 1 सेकेंड, इसमें आपका पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया गया था। हम सभी जानते हैं जो पंचायती राज है वो आपका कितने टीयर में डिवाइड किया गया था, 3 टीयर सिस्टम। इसे 3 टीयर सिस्टम भी बोलते हैं। कौन कौन सा, पहला है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो कि आपका एट विलेज लेवल पर है। दूसरा आपको याद रखना है पंचायती समिति, पंचायत समिति ये आपका ब्लॉक लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है। और तीसरा आपको याद रखना है जिला परिषद, जिला परिषद ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। गाइस आपसे ना एक और क्वेश्चन अब अपडेट कर दिया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दो। हमसे ये पूछता है कि जो इन 3 बॉडी में से एडवाइजरी बॉडी कौन सी है। एडवाइजरी बॉडी क्या होती है, जो चीजों को डिस्कस किया जाता है हाई लेवल पर, इसको एडवाइस किया जाता है। और एक पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है और एडवाइजरी बॉडी कौन सी है। तो एग्जीक्यूट कौन करेगा, आपका जो पंचायत समिति है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशन आते हैं सरकार के द्वारा उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका पंचायत समिति करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। फिर एडवाइजरी बॉडी किस तरह से किया जाएगा, ये आपका जिला परिषद होता है, ये आपका एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है। और ये कौन से सन में हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993, जिसमें आपका 11 शेड्यूल के अंदर, कौन से 11 शेड्यूल के अंदर, 11 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 243 को ऐड किया गया था। 243 जी को ऐड किया गया था। ठीक है, इतने इस क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है। और भी होंगे तो मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2014 रिपोर्ट ऑफ सी रंगराजन कमेटी the poverty line should be 32 in rural areas and dash in urban areas। तो प्रश्न क्या कह रहा है, सी रंगराजन समिति की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा 32 रुपए और शहरी क्षेत्रों में डैश होनी चाहिए। तो गैस आपके ऑप्शन है 50, 52, 42, 47 या फिर 57। तो गैस सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो श्री रंगराजन कमेटी वो आई कब थी। ये इसकी रिपोर्ट तो 2014 में सबमिट हुई है, तो कब आई थी आप बताओ। तो आप क्या बताओगे, जो सी रंगराजन कमेटी है, सी रंगराजन कमेटी, इसे लाया कब गया था और इसे लाया क्यों गया था। तो गाइस इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था कब, 2023 तो 2013 के अंदर। क्यों किया गया था, तो रिव्यू करने के लिए बनाया गया था तेंदुलकर कमेटी को, टू रिव्यू तेंदुलकर कमेटी। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सी रंगराजन कमेटी है या फिर तेंदुलकर कमेटी है वो किस लिए है, टू एस्टिमेट द पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को बताने के लिए ये दो कमेटी का बारे में सेटअप किया गया था, दो कमेटियों को, तो पोवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो इसके फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, कौन, सी रंगराजन जी। इसको हेड बनाया गया था, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। इसके अंदर इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर आपका जो मतलब गरीब गरीब लोग ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अमीर लोग। तो इन्होंने ये बताया था कि 47 रुपीज से जो कि प्रतिदिन है वो इससे कम कमाते हैं तो वो पोवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, पोवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। और ये कौन से किसके लिए बताया था, ये अर्बन एरियाज के लिए। और
32 से जो बंदे परसेंट कम कमाते हैं वो आपका पोवर्टी लाइन के आते हैं, कहाँ पर? रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गाइस पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू गेट वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। A situation of full employment implies zero voluntary। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन, और काफी बच्चे ना इसको देख के ना डर के मारे स्किप कर देते हैं। तो इसमें हम क्या ट्रिक अपनाए तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करें? गाइस कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको रीड करना है। वही आपके लिए रीड, जब आप रीड करने की हैबिट डालोगे ना तो क्वेश्चन को जल्दी से समझने की और उसको करने की एबिलिटी को जनरेट होती है। तो आप चीजों को पहले पढ़ना सीखो, पहले पढ़ोगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप स्किप कर देते हो, तो पहले पढ़ना सीखो, क्योंकि पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। तो हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है। हमसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या, ये बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी हम बोलते किसको हैं? तो गाइस अनएम्प्लॉयमेंट हम उसको बोलते हैं अगर कोई पर्सन है जो काम करना चाहता है पर उसको ना काम मिल नहीं रहा, तब हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नहीं तो उसको एम्प्लॉयमेंट मतलब उसको तो कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसे काम करना ही नहीं है तो उसको काम की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया। तो ये कितने टाइप का होता है? वैसे तो टाइप तो बहुत होते हैं, बट हमारे जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी गई। तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें ना पीपल, तो जो पर्सन होता है वो रेडी होता है वर्क करने के लिए, होता है वर्क करने के लिए, पर उसको ना उस तरह के काम मिलते नहीं है। उसके पास वो जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आप रूरल एरियाज में रह रहे हो, वहां पर कंप्यूटर की तो कोई नीड है नहीं, तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब ये तो काम करना चाहता है पर इसको काम मिल नहीं रहा है। तो ये क्या होगा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फिर एक आता है वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी। इसमें क्या होगा? अब यही बंदा जो कंप्यूटर चलाना आता है ये अर्बन एरियाज में है, पर इसको काम नहीं मिल रहा, मतलब काम करना नहीं चाहता, पर काम तो है। पर फिर ये क्या है? ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये जानबूझकर काम नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ो। Involuntary unemployment occur when people are unable to get a work even when they are willing to work। तो guys मैंने अभी बताया कि जो अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के लिए इच्छुक है, होते हुए भी उनको काम नहीं मिल पाता। तो ये तो ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो नहीं सकता, तो इसको तो सही कर दो, ये तो सही है। अब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है। अभी क्या कह रहा है? सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का पूर्ण रोजगार की स्थिति का अर्थ है कि शून्य अनैच्छिक बेरोजगारी। तो गाइस ये तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल कि सारे एम्प्लॉयमेंट होंगे तो वहां पर जीरो इनवॉल्मेंट्री इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा तो नहीं होगा, कोई फिक्स थोड़ी है। आपको ये डाटा थोड़ी पता चलेगा कि भाई कौन एम्प्लॉयमेंट है या फिर नहीं है। तो ये हो सकता है गलत। अननेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो गाइस यस, ये भी है कि हर तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा इकोनॉमिक के अंदर रहता है। तो ये तो ठीक है, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है, उस दूसरे वाले पर्सन को नहीं आता है, तो उस समय एट दैट टाइम वो तो नहीं होगा ना, वो मतलब उसको जॉब तो नहीं मिलेगा, दूसरे बंदे को जॉब मिलेगा। ये किसको ही बोलते हैं? फिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसी को ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बाकी कुछ दिनों बाद अगर वो स्किल्ड हो गया, मतलब उसके लायक हो गया जॉब के, तो उसको बाद में वो जॉब मिल जाएगा। तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंज आर देयर इन द हिमालयाज? हिमालय में कितने अनुदैर्ध्य समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो गाइस आपके ऑप्शन है 5, 2, 3 या फिर 4। तो गाइस हम सभी जानते हैं जो हिमालय है, हिमालय को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं आपको तो पता ही होगा। क्लासेस में भी अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो पता बताया भी होगा, नहीं बताया तो आप शॉर्ट ट्रिक में समझ लो। जो हिमालय है उसको
4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्टों में। मैं लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लाइंस नहीं बोल, 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। कैसे कैसे? ये समझ लो हिमालय है, तो हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। और इसको ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, और लास्ट वाले को आउटर हिमालय। अब मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय में आपका ये सारे जो पीछे वाले रेंज आ जाते हैं, इसी के अंदर आता है। ग्रेटर हिमालय के अंदर आपका जितनी भी हिमाद्री, इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। मिनट, थोड़ा राइटिंग मेरी वैसी है गाइस, एडजस्ट करना, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। हिमाद्री, हिमाद्री वाला क्षेत्र, और हिमाद्री भी बोला जाता है इसको। इसी के अंदर आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसी के अंदर आता है। आपका माउंट कंचनजंगा भी इसी के अंदर आता है, कंचनजंगा। और फिर आता है लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल हिमालय। इसके अंदर आपका जितने भी पीर पंजाल रेंज हो गया, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर रेंज, इसी के अंदर आते हैं सारे। फिर आता है आपका आउटर हिमालय। आउटर हिमालय में आपका दाफला, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया होता है ना, ये वाला आपका ऐसे, तो ये मतलब ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा, ये इस तरह से डिवाइड होता है। तो कितने पैरेलल लाइंस हुए? एक पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइंस। तो कितने हैं? 3 पैरेलल लाइंस है लॉन्गिट्यूडनल वे में। तो कितना आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये जो आउटर हिमालय वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, जहाँ पर आपका डाफला रेंज हो गया, मेरी हो गया, अबोर हो गया, या फिर मिशमी हिल्स, ये सारे आपका आउटर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और भी इसको डिवाइड किया जाता है हिमालय को, जैसे रिवर के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में। तो ट्रांस हिमालय के अंदर आपका काराकोरम रेंज हो जाएगा। एक मिनट, जो काराकोरम रेंज है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को हिमालय, इसके अंदर आपका ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम हो गया, लद्दाख, कैलाश रेंज आपका इसके अंदर ट्रांस हिमालय के अंदर आता है, जिसके अंदर आपका केटू और सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। ग्रेटर हिमालय में आपका हाईएस्ट पीक देखने को क्या मिलेगा? हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, मैंने अभी बताया आपको ये। और लेसर हिमालय के अंदर शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, ये सब आते हैं। और शिवालिक के अंदर फुट हिल्स, दून, तेराई वेलिस, जम्मू हिल, चंडीगढ़, ये आपका शिवालिक रेंज के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपका जो रीजनल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडस वैली, इंडस रिवर से लेकर आपका जो सतलज रिवर तक का है, उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर आता है आपका कुमाऊं हिमालय, इसके अंदर आपका सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक आता है। वैसे ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान रखना। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय, जिसके अंदर आपका काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक आता है। फिर आता है भूटान हिमालय, जिसके अंदर तीस्ता से दिहांग, फिर असम हिमालय, दिहांग से ब्रह्मपुत्र। ये आपका एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर इज द सैडल पीक लोकेटेड? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, बैरन आइलैंड, और ऑप्शन डी है मिनिकॉय। तो गाइस सैडल पीक कहाँ पर है? तो गाइस ये आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, अंडमान एंड निकोबार। तो गाइस अंडमान एंड निकोबार के बारे में आपको कुछ कुछ फैक्ट बताता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ ये गाइस दो आइलैंड्स हैं, अंडमान आइलैंड, दूसरा है निकोबार आइलैंड। ये छोटे छोटे आर्कोपेलेगिए हैं। आर्कोपेलेगिए क्या होता है? जो छोटे छोटे आइलैंड आइलैंड होते हैं ना, उसी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आपका जो अंडमान आइलैंड है, तो गाइस ऐसा तो बहुत सारे छोटे छोटे होंगे, हम उसी को ही मतलब ले रहे हैं इसके अंदर, जिसका जो साइज है ना थोड़ा सा बड़ा हो, और जो छोटे छोटे उसको हम नेग्लेक्ट करें। तो ऐसे कितने आइलैंड्स हैं उसको ध्यान रखना। जो अंडमान आइलैंड है ना, उसके अंदर कितने छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, वो कितने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 203 आइलैंड्स हैं। और निकोबार में कितने हैं? 62। तो टोटल 5, 6,
265 ऐसे आइलैंड्स है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर बड़े बड़े से हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि वहां पर बंदे रह सकते हैं, यहाँ पे लैंड वगैरह बढ़िया है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और गाइस आपको एक वर्ड याद रखना है, डंकन का पैसेज, डंकन पैसेज। ये डंकन पैसेज क्या होता है, ये आपका लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, कहाँ से सेपरेट करता है, साउथ अंडमान से, साउथ अंडमान से। और जो सैडल पीक है आपका यहीं पे ही है, सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी है आपका 737 मीटर हाइट है। ये हाईएस्ट पीक है किसकी, नॉर्थ अंडमान की, नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट सैडल पीक पूछा है। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, तो आप बता देना सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी है 737 मीटर। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, माउंट ट्विलियर, ये किसकी हाईएस्ट पीक है, तो अब क्या बोलोगे, हाईएस्ट पीक है, किसकी हाईएस्ट पीक है, ये साउथ अंडमान की, सॉरी ग्रेट निकोबार के आइलैंड की, ग्रेट निकोबार आइलैंड की, साउथ अंडमान में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे यहाँ से नेशनल पार्क पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क कितने हैं, कौन कौन है। तो आपको पहला नाम याद रखना है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। दूसरा आपको याद रखना है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। दूसरा, तीसरा आपका सैडल पीक नेशनल पार्क तो पता ही है, और एक माउंट हेरियट, माउंट हेरियट नेशनल पार्क भी आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर ही है। ठीक है, तो चलो, तो गैस ये आपके मैप पे देख लो, थोड़े बहुत मैप पे भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 9 डिग्री चैनल भी दिया गया है। तो सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान, ये आपका अंडमान है, 1 सेकेंड, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान में भी आपका जो आइस पीक है सैडल पीक है, और माउंट फिलोरी आपका साउथ ग्रेट निकोबार भी है, ये इसके अंदर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल आपको पोर्ट ब्लेयर और मिनी कोई इन सब के बीच में ही है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलाहाबाद प्रसिस्टी रेफर्स, तो इलाहाबाद प्रसिस्टी का उल्लेख किससे संबंधित है। तो guys, आपके ऑप्शंस देख लो और आंसर करो। तो गाइस इलाहाबाद प्रसिस्टी, तो आपके ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, और लास्ट ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। तो इलाहाबाद प्रसिस्टी ये है क्या, तो इलाहाबाद प्रसिस्टी ये आपका एक अभिलेख है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, ये आपका लिखा गया है हरिसेन के द्वारा, हरिसेन। अब ये हरिसेन कौन है, तो ये कोर्ट पोइट था, कवि था, कौन से राजा के अंडर, ये आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता के टाइम पे था। पहले इसको इंस्क्राइब किया गया था कहाँ पर, ये आपका अशोकियन पिलर में लिखा गया था, इंग्रेव किया गया था अशोकियन पिलर में, कौशाम्बी के अंदर, कौशाम्बी के अंदर। फिर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर, इलाहाबाद फोर्ट के अंदर, इलाहाबाद के किले के अंदर इसको बोर्ड कर दिया गया, फिर ये वहां पर हुआ। ठीक है, तो समुद्र, और ये जो हरिसेन है ये समुद्रगढ़ का कोर्ट पोइट था, और इन्हीं के बारे में, इस समुद्रगुप्ता के बारे में काफी जिक्र है, जो कि आपका इन्होंने किस तरह से जो साउथ, जो साउथ वाले जितने भी किंग हैं उनको किस तरह से हराया इन्होंने। साउथ के अंदर आपका कितने, 9 नॉर्थ के अंदर, और 12 जो है साउथ के अंदर राजा को हराया किसने, समुद्रगुप्ता के बारे में। इन्होंने इसके एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से टैक्स वगैरह लेते थे, इस सब के बारे में इसके अंदर जिक्र है। तो आप क्या आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो चंपारण सत्याग्रह है भारत के किस राज्य में हुआ था। तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी क्या है, वेस्ट बंगाल।
तो गाइस ये आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी हो और आपने आसानी से कर भी लिया होगा। तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 के अंदर हुआ था, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह में से था। ठीक है। और इसके अंदर जो राजा मतलब एक राजा थे, सॉरी राजा कह रहा हूं, एक किसान थे जिनका नाम आपका राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी से मिलते हैं और उनको बताते हैं किस तरह से अंग्रेज इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और नील की खेती करने के लिए, जिसे हम तीन कठिया के नाम से भी जानते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इंडिगो कल्टीवेशन पे टैक्स लगाने वाली बात की गई थी, जिसको 3/20 तीन कठिया लगान भी बोलते हैं। इसके अंदर जो 20 मतलब ये 20 आपका लैंड है, जिसके अंदर आपका जो 3 वाला पार्ट है उसके अंदर इंडिगो खेती करने की मांग करी गई थी। इसी को रोकने के लिए गांधी जी पहली बार सत्याग्रह पे बैठे थे। आपको ध्यान रखना है ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह में से एक है। तो कहाँ पर है ये? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट jurisdiction ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का रिट अधिकार संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? मिनरेवा मिल्स केस, ऑप्शन बी चंद्र कुमार केस, ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस और लास्ट ऑप्शन क्या है? कोल्हाहू मामला केस। तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर सही है। सो गाइस अब आपको मैं एक एक केस के बारे में बताता हूँ। ठीक है। पहला है आपका मिनरवा मिल्स केस। ये कब हुआ था? ये आपका 1980 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक है उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। वो उसके जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज, उनके पास पावर नहीं है कि वो चेंज कर सके। अब यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई है वो कौन कौन से थे? आपको ध्यान भी पता होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे आपका डेमोक्रेसी से रिलेटेड, आप कोई भी ऐसा निर्णय नहीं बना सकते जिससे वो इम्पैक्ट पड़े। दूसरा है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल के मामले में भी आप नहीं दे सकते, चाहे आप रिट वगैरह हो, उसके अंदर आप अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा है आपका फेडरलिज्म। इसमें किस तरह से इन सबको सपोर्ट किया जाता है और इसके बारे में जिक्र है। और भी है, बट इसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पावर तो है, बट लिमिटेड है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है जो मिनरल मिल्स केस है वो भी आपका यही सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया था। कब था? 1980 के अंदर। दूसरा आता है आपका, और दूसरा क्या दे रखा है? चंद्र कुमार चंद्र कुमार केस। ये कब आया था? कब हुआ था? ये 1917 के अंदर, सॉरी 1917 बता रहा हूँ, ज्यादा ही बता दिया, थोड़ी ज्यादा ही कम बता दिया। ये आपको 1997 के अंदर हुआ था। 1997 के अंदर इसमें भी कोर्ट ने क्या कहा? जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि जो जुडिशियल पावर है उसको हटाया नहीं जा सकता है। अब ये जुडिशियल पावर क्या है? उनकी जो रिट है, रिट जारी करने की। मतलब अगर कोई भी ट्रिब्यूनल कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट कोई निर्णय लेता है, ठीक है, और तो क्या होता है, जो हायर कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो इस निर्णय को नेग्लेक्ट कर सकता है रिट के जरिए। ये इसके पास पावर है। तो यही जो चंद्रा कुमार जो केस हुआ था, इसी के अंदर ना जो लोअर कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आया होगा उसको चैलेंज कर दिया था हायर कोर्ट में। तो जो लोअर कोर्ट था वो कह रहा था कि तुम नहीं वो कर सकते। तो इसी के अंदर ये वर्डिक्ट दिया था कि लोअर कोर्ट जो है ना वो हायर कोर्ट को नहीं बता सकता कि उसकी जुडिशियल पावर क्या है। तो इसी के अंदर ये वर्डिक्ट आया था। ठीक है। तीसरा आया है आपका कौन सा? केशवानंदा भारती का। तो भाई यही आपका आंसर भी है और आपको ये पता भी होगा जो केशवानंदा भारती केस था वो कब आया था? केशवानंदा भारती केस ये आपका 1973 के अंदर आया था, जिसके अंदर आपको ये बोला गया था कि मतलब पार्लियामेंट के पास पावर तो होती है चीजों को अमेंड करने की, बस जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है
यही सारे पॉइंट्स थे, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है आपका हेलो केश। अब ये क्या है, ये कब आया था, तो अब क्या बताओगे, ये 2007 के अंदर आया था। कब आया था हेलो केश, ये आपका 2007 के अंदर। इसमें क्या था, इसके अंदर भी जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके अंदर जो 9 शेड्यूल है अपना, 9 शेड्यूल कौन सा है, लैंड रिफॉर्म का। लैंड रिफॉर्म के बारे में जो आया था, उसके अंदर ये कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि भाई आप ये चीज ला तो रहे हो, बट आप ना उसके बेसिक, उसके जो मूल वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारे केस हुए थे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डिड जुरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है आपका, चंद्र कुमार केस, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, मैंने अभी शायद केशवानंद बोल रहा था, नहीं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, बट इसमें हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो आपका चंद्र कुमार केस के बारे में हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1997 में, ध्यान रखना। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी भी था, काफी बच्चे इसमें केशवानंद भारती केस ही लगाएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालवा कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो गाइस आंसर करो। पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक, ब्रोंज एज, या फिर चालकोलिथिक। अब बताओ इसका आंसर क्या है। 1 मिनट दो गाइस, मैं पानी पी के आता हूँ थोड़ा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ चीजें क्लैरिटी भी होगी। जो हमारी हिस्ट्री है, हम उसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं। चलो मैं आपको ब्लैंक पेज पे ले जाता हूँ। तो गाइस जो हमारी हिस्ट्री है, जिसे हम इतिहास भी बोलते हैं, इनको हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री है, हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला है आपका प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसी को आप स्टोन एज भी बोलते हैं, स्टोन एज। अब स्टोन एज को भी हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला है आपका पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज। दूसरा है आपका मीजोलिथिक। अभी लिथिक से भी समझ में आ जाना चाहिए कि लिथ वाले जितने भी है, वो आपके पत्थरों से बनाए गए उपकरणों की बात कर रहा है, मेसोलिथिक एज। तीसरा है आपका नियोलिथिक। फिर जैसे ही आपका नियोलिथिक खत्म होता है, इसके तुरंत बाद आपका चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपका मेटल वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ कुछ साइट भी पूछ लेते हैं। तो जो पैलेयोलिथिक के जो साइट है, वो आपका शोहन वैली के अंदर देखने को मिला, शोहन वैली, जो कि पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर देखने को मिला। दूसरा आपको बेलन वैली, पाकिस्तान के अंदर ही है। ये इसके पैलेयोलिथिक के साइट्स हैं। अब मेसोलिथिक में भी आपको ध्यान रखना है, सोन वैली, बेलन वैली और नर्मदा वैली। फिर आता है आपका न्यूलिथिक। न्यूलिथिक में आपको कौन कौन से देखने को मिलता है, बेलन वैली, छोटा नागपुर, ये सारे तो आते ही हैं थोड़े थोड़े, बट इसके अंदर नए नए साइट भी बनाए गए, जैसे बेलन वैली हो गया, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर जो साइट है, ये सारे न्यूलिथिक एज के साइट्स हैं। ठीक है, और भी हैं, तो आप उसको ध्यान रखना। अब जो हमारा चालकोलिथिक एज है, ये आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहता है।
इसके अंदर चालको मेटल वगैरह के बारे में मेटल का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो किसका आंसर है? इसका आंसर क्या होगा? जो मालवा वाला कल्चर है ये आपका चालकोलिथिक वाले पीरियड का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है एज पर द सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो? भारत की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो गाइस काफी इजी क्वेश्चन है और आसानी से कर भी दिया होगा। तो गाइस हम इतने पे तो रहेंगे नहीं, हम चीजों को और ब्रॉडली चीजों को लेकर चलेंगे। तो पहले बताओ कि जो सेक्स रेशियो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? सेक्स रेशियो क्या होता है? ये आपका नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल, नंबर ऑफ मेल पर थाउजेंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल फीमेल पर थाउजेंड, नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, पर थाउजेंड मेल्स के ऊपर। ठीक है, मतलब उसके इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कितनी है सेक्स रेशियो? आपका 943 अपॉन में 1000, मतलब 943 वुमेन पर 1000 मेल है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं अभी 2026 के अंदर एक हमारा सेंसस स्टार्ट हो गया है, कास्ट सेंसस की बात भी करी गई है, तो 2026 से स्टार्ट हो चुका है। आपको पता भी होगा गांव गांव में सेंसस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो सेंसस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर से कंडक्ट किया जाता है? तो क्या बोलोगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। होम अफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और 2011 वाला कौन से नंबर का था? तो आप क्या बताओगे? 15वें नंबर का। मैं आपसे पूछूं कि पहली बार जो सेंसस है वो कब कंडक्ट की गई थी? तो फर्स्ट सेंसस जो है ये आपका कब कंडक्ट किया गया था? तो आप क्या बताओगे? ये लॉर्ड मायो के टाइम, लॉर्ड मायो के टाइम पे कंडक्ट हुआ था। कब? 1872 के अंदर। अब मैं 10 ईयर वाला पूछूं, हर 10 साल वाला जो जो सेंसस है वो कब से स्टार्ट किया गया था? 10 ईयर वाला सेंसस ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये आपका लॉर्ड रिपन के टाइम, लॉर्ड रिपन के टाइम। अब कब हुआ था पहली बार? 1872 के अंदर, सॉरी 1881 के अंदर, 1881। ठीक है, मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे ले जाता हूँ, कुछ और भी समझाना है आपको। तो मैं आपसे पूछूं कि जो भी स्टेटिस्टिक की बात होती है इसके अंदर, जो सेक्स रेशियो पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में, तो मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ स्टेटिस्टिक, फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी के फादर कौन है? ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, प्लस अब इसकी जनगणना के अकॉर्डिंग ये चीजें निकाली भी गई थी जो मैं आगे पूछने वाला हूँ। तो आप क्या बोलोगे? पीसी मेहलनोबिस, पीसी मेहलनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। और इन्हीं के बर्थ डेट को स्टैटिस्टिक्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो कब होता है? 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं इससे पूछूं हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताओ, हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताओ स्टेट के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो पहला। दूसरा आप बताओ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, लोवेस्ट सेक्स रेशियो वो कितना है स्टेट के अंदर। ठीक, फिर आप बताओ यूटी के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन यूटी, और यूटी के अंदर लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कितना कितना है, अगर ये भी बता दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर है। तो जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो आपका कहाँ पर है? केरला के अंदर। कितनी है? 1084 आउट ऑफ 1000। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो आपका हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा कितना है इसका? 877 1000 पर। और यूटी के अंदर हाईएस्ट कहाँ पर है? आप क्या बता? पुदुचेरी। कितना है? 1038, 1000। और लास्ट कितना है लोवेस्ट टैक्सेशन? आपका दमन एंड दीव का है, दमन एंड दीव।
के अंदर कितने हैं 618 आउट ऑफ मतलब कितने पर 1000, तो काफी कम है। तो गाइस ये आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। तो गाइस ये वाला सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आने वाले जो भी आपके वीडियोस हैं उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको अप टू डेट सब कुछ जितने भी नोटिफिकेशन होंगे मैं आपको वहीं देता रहूंगा। और इससे रिलेटेड आपके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है गाइस, चलो बाय।